नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम एजुकेशन कॉन्क्लेव में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जब एजुकेशन की बात हो रही है तो जो मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और कैसे एजुकेशन को बेहतर किया जा रहा है आज सर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर एजुकेशन अच्छी है तो देश का, प्रदेश का भविष्य अच्छा है। और अब बदलता वक्त है तो उस बदलते वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो किस दिशा में फिलहाल सरकार आगे बढ़ रही है सर? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा और रोजगार शिक्षा। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश हम बन चुके हैं। उसी पे तेज गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले, क्योंकि सत्र की अनियमितता थी, इसलिए सत्र समय पर प्रारंभ हो, यानी प्रवेश समय पर हो, सत्र प्रारंभ हो, परीक्षा और परिणाम समय पर हो। पहला बिंदु इसको हमने किया है, जिस पर हम बहुत कठोरता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से फिर जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत मध्य प्रदेश में हमने बहुत काम शुरू किया है और बहुत तेज गति के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कई आयामों को हम छूते हुए, नए परिवर्तन करते हुए और ये सारी चीज़ों को करने जा रहे हैं। हमने अभी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो सेमेस्टर और वार्षिक का और अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग ऑर्डिनेंस थे, उसका एक करने का काम भी हमने कर लिया है। यानी हम छात्रों में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, वो एक आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हाई एजुकेशन को, पूरे को, सिस्टम को ठीक करने पर काम चल रहा है। लगातार भर्ती का प्रक्रिया चल रही है और भर्ती के द्वारा अच्छे प्रोफेसर आ जाए हमारी कॉलेजों में, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री के पास थी और उनकी नजर तो रहती होगी, उनकी उच्च शिक्षा मंत्री रहते नई एजुकेशन पॉलिसी आई और वो खुद देखिए उनकी कहीं ना कहीं रुचि है और लोग कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं नजर रहती होगी शिक्षा पर उनकी, खास आपके डिपार्टमेंट पे। देखिए, मुख्यमंत्री की निगाह तो सभी विभाग पर रहती है, तो सारे सरकार के मुखिया, एक अलग जुड़ाव होगा थोड़ा सा। लेकिन हायर एजुकेशन उनके पास था, खुद ने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, इसलिए शिक्षा में जो जो घटनाएं रही है पुराने समय में, उन सबका उनको अनुभव है और उस अनुभव का ही उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी व्यवस्था में कैसे बदलाव करना, और अब मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में उस और विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छा विषय है कि हमको मुख्यमंत्री जी को अलग से किसी चीज के लिए बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो स्वयं सब चीजों पर संज्ञान ले लेते हैं। अच्छा, एक नया इनिशिएटिव सर आप लोग कर रहे हैं, पीएम श्री कॉलेज, हर जिले में एक पीएम श्री कॉलेज हो, इसको थोड़ा बताइएगा। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और एक इस कॉलेज की जो परिकल्पना है, जो एक आम छात्र सोचे, वो क्या है? देखिए, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, हर जिले में एक कॉलेज को स्थापित करना, जो पहले है उन्हीं को अच्छा करना, उसमें हमने काफी कुछ काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो अधोसंरचना का जो पार्ट है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं, ताकि छात्रों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उन कैंपस में उपलब्ध हो जाए। फिर हमने कुछ नए कोर्सेज डिजाइन किए हैं पूरे, जिसके लोगों को रोजगार से सीधा सीधा वो विद्यार्थी जुड़ सकता है और वो एक प्रकार का आकर्षण का केंद्र कैसे बन जाए। हमने साथ में उसमें परिवहन की सुविधा भी हम दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को परिवहन के कारण कोई कठिनाई नहीं हो, वो सुविधाएं भी हमने पीएम एक्सीलेंस में जोड़ी है। एक चीज और, जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, अब मुख्यमंत्री भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो एक चीज का जिक्र करते हैं कि उन बच्चों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई की, उनके लिए आप नई आकांक्षा योजना भी लेकर आ गए हैं। तो उन बच्चों को लेकर सरकार क्या सोच रही है कि उनकी हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, बिना इस डर के कि पैसे नहीं। देखिए, एक समय था जब आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को बहुत दूर दूर तक शिक्षा ग्रहण करना आना पड़ता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक खरगोन में जो यूनिवर्सिटी स्थापित की, उसका भाव यही है कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को दूरस्थ क्षेत्र तक, दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़े,
निकटता में जाकर के अपने समाधान सारे विषय का कर सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार का पूरा फोकस आदिवासी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इसलिए उन कॉलेजों में अच्छी व्यवस्थाएं करना, संसाधन देना, और शिक्षक मुख्य रूप से पूरी शिक्षा नीति जो है वो शिक्षकों पर निर्भर कर रही है। इसलिए शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसरों की भर्ती करना, उसी पर सब चीज का केंद्रीकरण एक प्रकार से होगा, इसलिए उस ओर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, उनको कोई भी कोर्स करना है तो उसमें सरकार मदद करेगी? देखिए, उनके लिए कोई भी कोर्स करना है तो हमने इस प्रकार की व्यवस्था की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो कहा भी गया है कि यदि किसी को लगता है कि उसने बीएससी लिया लेकिन बीएससी का उसको कोई विषय नहीं जम रहा तो बीए का विषय भी ले सकते हैं। अब बहुत सारी जगह पर बीए है लेकिन बीएससी नहीं था तो उसका हमने विकल्प कि उस कॉलेज में यदि व्यवस्था है तो वहीं का पलट सकेगा, विषय को बीच में भी बदल सकेगा। लेकिन यदि नहीं है तो ऑनलाइन भी उसको सुविधा दे रहे हैं, यानी उसको पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसको वहीं सब प्रकार की सुविधा देगी, वहीं से हम ऑनलाइन व्यवस्था भी उसको देंगे। दूसरे कॉलेज से, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी यदि उसको उस विषय में अध्ययन करना है तो वो सुविधा, ये विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा फोकस है। अच्छा, आपने कहा कि नई पीढ़ी है, नया जमाना है, नई शिक्षा नीति है, तो एक नई डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आया। सर, इसको थोड़ा समझाइए कि ये कैसे काम करेगा? देखिए, दो प्रकार की बातें उसमें होगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें हम आगे जाकर के सभी विश्वविद्यालयों को उसमें जोड़ने वाले हैं। जो छात्र दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो यदि डिजिटल यूनिवर्सिटी से भी कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी वो एडमिशन ले सकेंगे, ऑनलाइन भी ले सकेंगे, और हाइब्रिड मोड पे भी उसमें जैसे प्रैक्टिकल कुछ करना होगा तो उसके लिए भी उसमें सुविधा दी जाएगी कि वो वहां पर आकर के कुछ समय के लिए अपना प्रैक्टिकल वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज है सर कि हम केवल अब इस तरफ का जमाना नहीं रह गया कि बच्चे को डिग्री दे दें, अब उसको स्किल्ड बनाना है, उसको जॉब ओरिएंटेड बनाना है, वो अपना कुछ काम कर सके। सरकार का फोकस भी है कि अब स्वावलंबी बने बच्चे। तो ये कितना डिफिकल्ट टास्क है कि भाई पढ़ाना तो है, साथ में उसकी नौकरी की सिक्योरिटी हो, वो भी ध्यान रखना है। देखिए, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग ये दोनों पूरा हमारे रोजगार उन्मुखी विषय हैं पूरे उसमें। लेकिन अभी तक क्या था कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को किस प्रकार के लोग चाहिए और हम कैसे लोग बना रहे थे, ये बड़ा अंतर था। पहली बार हमने 2 बार उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, तीसरी बार फिर से इंडस्ट्रियल के साथ मीटिंग होकर के हम जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे वो पाठ्यक्रम जो मांग है उसके अनुसार उनको चेंज करेंगे ताकि हमारे विद्यार्थी का प्लेसमेंट हो सके, अपनी धरती पे हो सके, मध्य प्रदेश में हो सके, उसको बाहर इधर उधर नहीं जाना पड़े। ये हमने भी बड़ा परिवर्तन टेक्निकल एजुकेशन में करने जा रहे हैं। अच्छा सर, आप लोग राजनीति में हैं, अब कोई बच्चा राजनीति में आना चाहता है तो उसकी शुरुआत तो कॉलेजों से होती है, वो चाहता है कि वहां पे चुनाव की शुरुआत हो। इस दर्द को तो शायद आप उनके बेहतर समझेंगे, तो वो कब क्यों रुके हुए हैं चीजें, क्यों चुनाव की प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पा रही? चुनाव का सैद्धांतिक रूप से सरकार ने निर्णय कर लिया कि हमको चुनाव कराना चाहिए। कुछ प्रशासनिक पक्ष और कुछ जो कठिनाई रहती है उन पर थोड़ा सा विमर्श कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से छात्र को लोकतंत्र को समझाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत अनिवार्य है और उसके हम पक्षधर हैं। अच्छा, इसके दोनों मैं पक्ष विपक्ष समझने की कोशिश करूं। कई चुनाव हमने छात्र जीवन के ही इतने इंटेंस देखे हैं कि वहां पर हिंसा तक होने लगती है और कहीं ना कहीं फोकस उसी तरफ ज्यादा हो जाता है छात्रों का। और इसके फायदे अगर मैं सोचूं कि एक बच्चे की समझ बढ़ती है, उसको नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, तो दोनों चीजें आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, हिंसा तो किसी भी चुनाव में हो सकती है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, पहले वहां हिंसा होती थी, आज चुनाव संपन्न हो रहा है। लोगों को ऐसी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि हम सच्चे लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हम पालन करें, आदर करें, और इसलिए उसमें जो जो आवश्यक परिवर्तन करना, जैसे बहुत लंबे समय तक किसी चुनाव को खींचने से विशेषकर कॉलेज कैंपस में बहुत स्वरूप बिगड़ सकता है। इसलिए कम समय में छात्र संघ चुनाव हो जाए और एक अच्छी व्यवस्था के तहत हो जाए, स्वस्थ परंपरा के साथ हो जाए, ये हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज है सर कि टीचर्स की एक कमी रहती है और वो कमी निरंतर बनी हुई है कई कॉलेजों में खासकर, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, आगे भर्तियां हों वो कैसे पूरी होंगी? हमने भर्ती की प्रक्रिया पूरी चल रही है, कुछ कोर्ट केसेस के कारण कुछ जगह पर विलंब हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से हम पूरा पीएससी को लगातार
पद भरने के लिए हमारी तरफ से मांग है कि भाई हमारी भर्ती पूरी कर दी जाए, लेकिन जहाँ कहीं कुछ कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो विलम्ब होता है, लेकिन उसका भी जल्दी जल्दी निराकरण भी हो जाए, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जब भर्ती नहीं होती तो हमें गेस्ट टीचर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो गेस्ट टीचर्स आते हैं तो उनकी भी डिमांड रहती है कुछ समय बाद कि हमारी अब भी कहीं ना कहीं जो रेगुलर टीचर्स हैं उनकी जैसी सुविधा मिले, उनकी भी फिर नाराजगी समय समय पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में हमने अतिथि विद्वानों को काफी ठीक सम्मान देने की कोशिश की है, परंतु जो यूजीसी ने कुछ मापदंड तय किए हैं उस मापदंड के अनुसार ही हम अतिथि विद्वानों की भर्ती कर सकते हैं। पुराने समय के कुछ अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो यूजीसी के मापदंड पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए कठिनाई है, बाकी के लिए कठिनाई नहीं है। सम्मान जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है और वो मेहनत भी खूब करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं, और हमको अभी ध्यान में आया कि उनमें से ही ज्यादातर लोगों का स्थायी जब एग्जाम होकर होता तो उन्हीं में से ज्यादा लोगों का चयन हो रहा है। तो सर ये तो उनको क्लियर होता होगा, नियम कायदे तो बने हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मांग करते हैं तो फिर सरकार के सामने कैसे, क्योंकि आपको उनको नाराज भी नहीं करना है। मांग का तो ऐसा है कि मांग की तो समाज है तो मांग की प्रक्रिया चलने वाली, लोकतंत्र में सब जायज भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई उनका जो विषय है उस विषय को हम कितना हल कर सकते हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम भी कुछ नहीं, जैसे कई कोर्ट का विषय आ गया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ जो आता है उसका ठीक एक इस विचार के साथ आया होगा कि मेरा जीवन शिक्षा के लिए है, इसलिए उसका जीवन समर्पित शिक्षा के लिए, तो उसकी चिंता करने का काम सरकार का है, उस पॉइंट पर भी हम ध्यान देने जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा में सर थोड़ा सा राजनीतिकरण भी आजकल मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उस पर अगर थोड़ा बात करें, जैसे सरकार ने कहा कि स्कूलों में जन्माष्टमी मनाइए, तो उस पर कांग्रेस कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जन्माष्टमी मनाइए, फिर दूसरे धर्म के लोग क्या हैं वो भी उनके भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस जो आरोप लगाती है उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, दुनिया के जितने भी देश हैं सब देशों का अपना कोई इतिहास है, कोई तिथि है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसका एक प्रकार से सृष्टि निर्माण से ही सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, और इसलिए भारत परंपराओं से, मान्यताओं से बना ही देश है, इसीलिए विशिष्ट देश है हमारा, विशिष्ट पहचान ली हुई दुनिया में, और दुनिया को हम समेटने का भी साहस इसलिए कर पाते हैं, सम्मान देने का भी काम इसलिए कर पाते हैं कि हमारी परंपरा मान्यताओं में एक मानवीय दृष्टिकोण इतना मजबूत है कि वो प्रखरता के साथ साथ दिखता है, और इसलिए जो परंपराएं समाज में विद्यमान हैं उन परंपराओं का आगे विद्यार्थियों में एक नैतिक शिक्षा की दृष्टि से इन विषयों को सम्मिलित करना, मैं समझता हूं ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई मंचों पे कहा कि दुनिया के लोगों, देश में किसी देश में भी यदि चरित्र निर्माण की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो कोई मशीन, कोई फैक्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि जिसमें महिलाओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का स्कूलों में, कॉलेजों में एक व्यवस्था थी, सदियों पुरानी थी। उस परंपरा को यदि हमने कमजोर करने की कोशिश की तो आज जो कई घटनाएं होती है, मुझे लगता है कि वो जो श्रद्धा और विश्वास का जो मापदंड था, जो तरीका था, उसको देश भूल गया। इसलिए सदियों से सरस्वती पूजन की व्यवस्था, अब सरस्वती को आप धार्मिक रूप से मत सोचिए, सरस्वती को इस रूप में देखिए कि एक मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का कोई मशीन तो हो नहीं सकती है। मनुष्य में संस्कार देना है, विचार बदलना है, तो कोई न कोई दृश्य सामने होगा, तो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होगी, तो बेटों में मातृ शक्ति के प्रति, बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव पैदा हो सकेगा। ये केवल भारत देश है, दुनिया के किसी देश में व्यवस्था नहीं है, और इसलिए भारत की परंपराएं, मान्यताएं, वो सब भी एक ज्ञान है। जैसे मैं एक और विषय उदाहरण देता हूं जी। हमारे देश में जब मैं बाहर निकलता हूं, मुझे लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं, और कोरोना में लोगों को अनुभव हो गया कि ऑक्सीजन का कैसा संकट होता है। हमारे पूर्वजों ने उनके प्रणाम करने की परंपरा की, उनको नमस्कार करने की परंपरा की, यानी कृतज्ञता का भाव, कि प्रकृति जो हमको देती है उसको धन्यवाद कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कृतज्ञता कहना, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नमस्कार कहना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो हमारे देश की केवल सभ्यता कहती है कि जो कोई देता है, थोड़ा भी सहारा देता है, उसको धन्यवाद कहो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो,
और उसी में से हम वृक्षों के प्रति, प्रकृति के प्रति, जलाशयों के प्रति यही भाव है। लोग कहते हैं साहब ये तो रूढ़िवादी नहीं है, ये उस जल से हम जिंदा रहते हैं, उस जल से हमारी सिंचाई होती है, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ हम प्रणाम करते हैं कि हे तेरे जल से हम जिंदे हैं, इसलिए तेरे को बार बार प्रणाम करते हैं। तीसरा बड़ा विषय भारत का है, हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं साहब सूर्य नमस्कार क्यों लगाना? मेरा यह कहना है जितनी ऊर्जा के स्रोत है वो सब सूर्य से निकले हैं। हम में भी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोयला बना है तो कभी न कभी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से ट्रांसफर हुआ है। डीजल, पेट्रोल जो भी निकलता है जमीन से, वो सब भी सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से। लेकिन सर मेरी बात सुन, एक सुन। अब आप देखिए हमारे समाज का, हमारे देश का, कि उनको कृतज्ञता के भाव से नमस्कार करना, प्रणाम करना। सूर्य सबके लिए जरूरी है, इसलिए किसी को भी क्यों नहीं करना चाहिए। भाषा अलग हो सकती है, कोई प्रणाम कहेगा, कोई नमस्कार कहेगा, कोई शुक्रिया कहेगा, कोई पूजेगा, कोई अंतर पड़ता है। मैं जो एक और आरोप है उस पर आपका जवाब जरूर चाहूंगा, थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। वो ये कहते हैं कि मदरसों में आप सख्ती की बात कहते हैं कि वहां पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें अगर वो चीजें पढ़ाई जाएंगी तो वो गलत है, लेकिन यहां पर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, उनके पाठ स्कूलों में, कॉलेजों में शुरू किए जाए, ये आरोप लगता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत के देश के बारे में, संदर्भ के बारे में विचार किया जाएगा तो किस महापुरुष का चित्रण सामने होना चाहिए? क्या देश 15 अगस्त 1947 के पहले ही बाद में बना है? क्या देश केवल ईसा के बाद में बना है? क्या इस देश का अस्तित्व ईसा के पूर्व है? और इस देश के पास में ईसा के पहले का जो ज्ञान का भंडार है उस पर भी तो जरा कोई चर्चा कर ले। हम क्या मना कर रहे हैं? करें ना। जिन ग्रंथों में मानव कल्याण की बात कही गई है उनको पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोई हिंसा के करके कहेगा कि इसके प्रति इसलिए, तो उसको कैसे आपको करोगे? लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार बात करेंगे तो निश्चित रूप से वेदों की चर्चा होगी। और मैं भी कई मंचों पर कहने जाता हूं कि लोगों ने कहा कि भाई सूर्य केंद्रित का सिद्धांत है, यानी पृथ्वी उसके आगे पीछे चारों ओर चक्कर लगाती है, सारे ग्रह लगाते हैं। ये तो गैलीलियो और कोपरनिकस इन्होंने किया है, लेकिन भारत के तो लगभग 8000 साल से भी पुराने ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसका मतलब हमारे लोग 8000 साल पहले जानते थे, आज तो हम ये जो बात कर रहे हैं तो 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसलिए भारत के पास अपना श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान से परिचय कराने में तकलीफ किसको होना चाहिए? कांग्रेस के लोग, क्योंकि उन्होंने पूरी शिक्षा को विकृत किया है। जिन अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा के व्यवस्था को नष्ट किया था, अरे जिस देश के पास में 200 साल 300 साल पहले 7 लाख गुरुकुल होते थे, स्कूल कॉलेज होते थे, जिस देश की साक्षरता दर 90% होती थी, डॉक्टर धर्मपाल ने जो पूरा इंग्लैंड और उनकी लाइब्रेरी जो उनका अध्ययन करके सब लोगों के सामने किया कि भाई अंग्रेजों के रिकॉर्ड कहता है कि 90% औसत साक्षरता दर भारत की है, और फिर भारत की उनकी संतति अशिक्षित कैसे रह गई? इसलिए भारत के बारे में ठीक से समझने की जरूरत है। और मैं सीधी बात कहता हूं कि भारत ईसा के पहले का भी भारत था, केवल ईसा के बाद का भारत नहीं है। और इसलिए कई सारे लोगों ने जिन इतिहास का आज हम सब उनका अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि ये तो गडरियों का देश था, किसी ने कह दिया सपेरों का देश था। मैं कहता हूं कि उस समय के गडरिये भी वेदों को, मंत्र को दोहराना जानते थे, और यही पाश्चात्य जो इतिहासकार उन्होंने कहा कि जो वेद है ये वेद तो गडरिये दोहराते थे। मैं गर्व, उन्होंने गलत अर्थ में लिखा है, लेकिन मैं उसको गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे देश के लोग जो गाय चराने जाता था, जो गाडर चराने जाता था, जिसको गडरिया कहते थे, पशुपालक कहते थे, वो भी वेदों के मंत्र को दोहराता था, गुनगुनाता था। यह मेरी कमजोरी नहीं थी, ये शिक्षित भारत था, इसीलिए ज्ञानवान भारत था, और इसीलिए विश्वगुरु भारत था। अच्छा, एक चीज मैं सर समझना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा एक तो वेदों का जिक्र है हमारा, दूसरा हमारा एक पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है या मध्य प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम है, उसमें तो आपको वही थ्योरीज पढ़ानी है, वही बच्चा पढ़ेगा। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि उनको आप हटा तो नहीं सकते हैं चीजों को। एनसीईआरटी की जहाँ किताबें चलती है वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट है, वो चलती है। तो एनसीईआरटी में भी जिन इतिहासकारों को, जिन लेखकों को हमने बिठाया था आजादी के बाद में, उन्होंने तो गलत इतिहास पढ़ाने की काम किया है। मतलब बच्चे गलत पढ़ रहे हैं आज की डेट में, गलत पढ़ाने, कई भ्रमपूर्ण स्थिति पढ़ाई भाई। तो सर उच्च शिक्षा मंत्री कैसे चेंज करेंगे? मेरी बात सुनिए, उस सब पर देश काम कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का मतलब भारत पर लोग गर्व करें। भाई भारत के पास में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि दुनिया में सबसे पुरानी यदि सोने की खदान थी तो भारत की थी। यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो तकलीफ क्या होगी?
पाइथागोरस प्रमेय, यदि गणित में लोग कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है, हमारा कहना है कि उसके 1000 साल पहले बोधायन ने उस सरलता के साथ में उस सूत्र का हल कर दिया था। तो बोधायन का उल्लेख क्यों नहीं किया किताब लिखने वालों ने? शून्य का आविष्कार भारत ने किया है। ऐसे हर विषय को लेकर के भारत का अपना ज्ञान है। मैं एक बात और कहता हूं, पृथ्वी को लेकर के बहुत सारी चीजें की चर्चा होती है। लोगों ने कहा पृथ्वी चपटी है, बाद में हुआ कि भाई गोल है तुम। लेकिन भारत के लोग तो सब दुनिया के पहले जानते थे कि पृथ्वी गोल है। और इसलिए भूगोल के माध्यम से जब आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निकाला, आप सोचिए। नहीं तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा सर? नहीं होगा कंफ्यूजन। मैं नहीं होगा। अरे मैं बता रहा हूँ आपकी बात ठीक है। नहीं, जब हम ये पढ़ाएंगे कि भारत के आर्यभट्ट ने पृथ्वी का व्यास निकाल दिया था और उसका इतना वो था, आज के उससे बहुत कम अंतर है। आज इतने अत्याधुनिक साधन है, उन साधनों ने जो तय किया है उस मापदंड से बहुत नॉर्मल अंतर आता है। इसका मतलब भारत के लोग हमारे ये सब कर चुके हैं, करते हैं, और उसी से बाकी विकास हुआ है, उससे आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं बच्चा उसको सीखे, या फिर जो आप बता रहे हैं या जो दूसरे सोर्सेज से उन्हें जानकारी मिल रही है। अपने देश के बच्चों को भारत के संदर्भ में पढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश के पास ज्ञान कोई श्रेष्ठ ज्ञान था, उसको बताना पड़ेगा। लोगों ने कहा खेल जगत में कि ओलंपिक 2800 साल पहले है। भारत के पास में 2800 साल के भी 3000 साल पुराने स्टेडियम मिले हैं। अब ये हम बता रहे हैं, ठीक है 2800 साल हुए दुनिया को सामूहिक खेल की भावना के साथ, लेकिन भारत के पास जो स्टेडियम मिले हैं साढ़े उससे भी 3000 साल पहले, यानी कितने, आज से 5000 साल पहले के स्टेडियम खुदाई में मिले हैं। तो इसका मतलब भारत के लोग खेल जानते थे ना। हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि भारत के लोग सब जानते थे ना। आप उस चीज को आगे से क्यों पढ़ाना चाहते हो? भारत मुझे का इससे याद आया, मलखंब जैसे खेलों को अब लेकर आ रहे हैं आप, उसमें शेड्यूल में भी जोड़ा है। तो ये कोशिश है, अभी कुलपति का नाम भी बदला गया, तो ये उसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे। भारतीय जो खेल है, जो परंपरागत उससे समाज में प्रचलन में थे, उन खेलों को हम फिर से अपने कैलेंडर में हमने शामिल किया है। स्कूल शिक्षा विभाग वाले ने भी किया है, हायर एजुकेशन में भी किया है, और ऐसी खोज होती जा रही है। उनको तथ्यों के साथ में हम जब सब आ रहे हैं तो हम करने जा रहे हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सामने सब लोग ये मानते हैं कि जितना ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट है दुनिया से हमारे देश में आया, लेकिन आपको एक भारतीय के नाते यदि सोचेंगे तो आपको गर्व होगा। 13वीं शताब्दी में भारत का एक आज का नेपाल, उस समय का भारत, एक पाटन करके शहर है नेपाल का, वहां का बलबाऊ नाम के व्यक्ति ने बीजिंग शहर का नक्शा बनाया, उसकी डिजाइन की है। और प्रमाण में बता रहा हूं कि 1 मई 2002 को उस बलबाऊ का वहां स्टेचू लगाया बीजिंग में। यानी भारत के लोग पहले से सब जानते थे, कला में हम अग्रणी थे, और इसलिए 10-10 हजार साल पुराने भी प्रमाण मिल रहे हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ कलाकृति में था, आर्किटेक्ट में था, हम सब क्षेत्र में था। हम पर एक बोझ बना दिया गया कि जो कुछ किया है विदेशी सत्ता ने किया है, भारत के अपने पूर्वजों के पास कुछ ज्ञान नहीं था। हम तो केवल उसका खंडन करना चाहते थे कि भारत के पूर्वजों के पास श्रेष्ठ ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पर लोगों ने और काम किया है। आज दुनिया उससे दिख रही है। अच्छा, ये सारी चीजें जो अब हैं, खेलों में रुझान बढ़े, और आप क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यही वो एज होती है जहां पर बच्चे को हमें बताना है कि पढ़ना भी है, खेलना भी है। आज ओलंपिक्स में जीतना भी शायद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर अपने देश की छवि बनानी है। अगर वहां भारत के 6 मेडल आते हैं अभी भी, आपको लगता है इसमें और बेहतर किया जा सकता है? 140 करोड़ निश्चित रूप से भारत का खिलाड़ी जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में भी केवल हम दिखने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों का पुरुषार्थ किसी से कम नहीं है। आप हर क्षेत्र में देखिए, अमेरिका का पूरा ब्रेन जो चलता है लगभग 25 से 30% आज भी भारत के लोगों के हाथ में है। ब्रेन में किसी प्रकार से हम कमजोर नहीं है, केवल उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। और आत्मविश्वास जब पैदा होता है, जब उसको उत्साहित करो। आत्मविश्वास इसमें पैदा नहीं होता है कि तुम्हारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, तुम्हारे देश के पास कुछ नहीं था, तुम्हारे गांव के पास कुछ नहीं था, तुम्हारे परिवार के कुछ पास नहीं थी। इस प्रकार की हीन भावना से यदि ग्रसित करोगे, इसी प्रकार भाषा को लेकर है। आप दुनिया के कई देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए, उनने सबने अपनी अपनी मातृभाषा में दुनिया के मंच पर आज खड़े हो गए, और हम आज भी हम सोचते हैं नहीं अंग्रेजी के बगैर नहीं चलेगा। भारतीय भाषाओं को सीखना चाहिए, उसकी बजाय हम अंग्रेजी की ओर जा रहे हैं। अंग्रेजी सीखना मेरी दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं, लेकिन
अपनी मातृभाषा को हीन दृष्टि से देखना, इस हीन भावना से उभारना और सत्य का उद्घोष मंच पर करते जाना लोगों को, उसी से लोगों में नैतिकता आएगी। उस देश के प्रति काम करना, अपनी मिट्टी के लिए काम करने का संस्कार शिक्षा से आ सकता है। वो उस प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आगे करने जा रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर स्कूलों से ही बदलाव की बात कही गई है। जो 10+2 का कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। ये कितना जरूरी था कि हम एक ही पैटर्न पर पढ़े जा रहे हैं, उसको बदलना कितना जरूरी? देखिए 10+2 या इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बेसिक जो शिक्षा है वो पहली से यानी 3 साल के बच्चे जब होता है तब से हम कैसी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। हमने बड़े बड़े बस्ते दे दिए, कई बार तो बच्चे के वजन से ज्यादा बस्तों का वजन है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बस्तों का बोझ भी कम करने जा रही है और ये होमवर्क का बोझ भी कम करने जा रही है। ये सारे परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से हो रहा, धीरे धीरे करते करते उसको लागू करने का क्रम चलेगा। जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती जाएगी हमारे बच्चे बस्तों के बोझ से भी मुक्त हो गए। 3 साल के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा कैसे दे सकते हैं, प्रकृति और संस्कृति को मिलाकर शिक्षा कैसे दे सकते हैं। और उसके बाद में जब पहली कक्षा में जाएगा तो उसको जरूरी नहीं कि बस्तों का बोझ स्कूल में लेकर जाए। वो स्कूल में रहेंगे, बस्ता पुस्तकें स्कूल में रहेगी और बच्चा घर आएगा तो केवल खेलेगा, कोई होमवर्क नहीं होगा। इस प्रकार का जब परिवर्तन होगा तो बच्चों में जो स्वयं विकास होना चाहिए, स्वयं पैरों पर खड़े होने का, तो समाज से केवल संस्कार ग्रहण करेगा, बाकी वो संस्थान उसको प्रेरित करेंगे। इस प्रकार का एक आदर्श व्यवस्था देश में धीरे धीरे करके बनने जा रही है। अच्छा सर, वैसे आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन स्कूलों के हाल फिलहाल के 2-3 मामले आपने भोपाल के ही सुने होंगे। एक छोटी बच्ची के साथ किस तरह का घटनाक्रम हुआ, कुछ छात्राओं के हमने वीडियोस देखे, आपने भी देखे होंगे। वो स्कूलों में इतने गुस्से में आ गई वो कि पंखे तोड़ दिए, बेंच तोड़ दिए। ये कितनी बड़ी चुनौती है कि वहां पर डील कैसे किया जा रहा है बच्चों के साथ कि बच्चे इतने आक्रोश में आ गए और एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का घटनाक्रम। हाँ। आज के बच्चे पहले इतने साधन नहीं थे हमारे पास, रोज टीवी पर मोबाइल पर जो कुछ परिवर्तन हो रहा सब देख रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि आज की सहनशीलता भी धीरे धीरे कम हो रही है। ये सारे समाज का एक परिदृश्य आ रहा है। इसके लिए वही संस्कार का जो पैटर्न है, शिक्षा है एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का उपक्रम है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना सिखाना तक सीमित नहीं है, अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि जो लोग जिनको हमने अशिक्षित कह दिया वो भी श्रेष्ठ दर्शन को प्रतिपादित कर सकते हैं। एक अशिक्षित महिला श्रेष्ठ ज्ञान अपने अंदर रखती है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लेकिन हमने शिक्षा से वो चीजें हटा करके क्या कर दिया, उनका केवल छोटे उम्र के बाद में ही अभिभावक सोचता पैकेज, कितना पैसा मिलेगा, कहां पर जॉब मिलेगा। उसको श्रेष्ठ नागरिक बनाने का लक्ष्य ही नहीं रखा ना, पूरे सिस्टम ने नहीं रखा, बाहर कर दिया। और बाहर इसलिए कर दिया कि हमने पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति मेकाले द्वारा जो पोषित की गई। मेकाले ने ऐसे नागरिक क्यों बनाना, उसको चाहिए यस सर कहने वाले लोग चाहिए थे, ज्यादा समय तक अंग्रेज हम पे राज्य कर ले, इसलिए ऐसे नागरिक निर्माण करना, गुलाम मानसिकता के लोग निर्माण करना, स्वतः का जिनका भाव खत्म हो गया ऐसे नागरिक निर्माण करना। कुछ मात्रा में सफल भी हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो आवश्यकता थी कि देश को अपनी शिक्षा नीति 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन सबसे पहला काम करना था। तो अंग्रेज गए और सबसे पहले भारत की अपनी शिक्षा नीति तैयार करना थी जिसमें स्वतः का भाव हो और अपने देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का एक उद्देश्य लेकर के बच्चा स्कूल में जाता। अच्छा, स्कूलों का एक और बड़ा इशू है जो इस मानसून सीजन में खासकर बहुत सारी तस्वीरें आई कि कई स्कूलों की बिल्डिंग बड़ी जर्जर है, कहीं पानी टपक रहा है। ऐसे भी तस्वीरें आई कि बच्चे चोटिल हो गए, वो प्लास्टर गिर गया ऊपर से, बच्चे रो रहे थे। अब इसमें तो देखिए सरकार को करना है काम, ये कितना बड़ा चैलेंज। सही बात है। क्या हुआ, एक बार हमारे यहाँ देश में चला माहौल की सर्व शिक्षा अभियान, सब दूर शिक्षा जाना चाहिए, शिक्षा बच्चों से पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। बहुत देश में अभियान चला, उसमें जगह जगह छोटे छोटे स्थान पर 1 कक्षा बना दिया, 2 कक्षा। आप देखोगे तो हर गांव में जगह 4 जगह कोई स्कूल का अलग अलग पार्ट में, एक जगह जगह नहीं थी, दूसरी जगह बना दिया, दूसरी जगह नहीं थी। ऐसा दृश्य बन गया हमारे देश में। जब मेरे पास स्कूल शिक्षा विभाग था उस समय प्रारंभ में 1,17,000 स्कूल सरकारी थे, बाद में एक साला में 2-2 स्कूल लगते थे, उनको एक वो मानकर उनका एक कोट किया तो वो 98,000 के लगभग हो गए। अब सोचिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, चीन के पास में
जब हमने ऐसा कैलकुलेशन किया था तो 5 लाख स्कूल थे और हमारे पास देश में 15 लाख स्कूल थे। भी 2-3 साल पहले की बात है, आंकड़ा बुलाया था वहां का। तो 5 लाख स्कूल में उस देश को चला रहा है, हमारे पास 15 लाख स्कूल है। 15 लाख स्कूलों को ठीक करने के लिए यदि कोई स्कूल होना चाहिए, उसी में से जो सीएम राइज का कॉन्सेप्ट उसी में से आया था और उसी में से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधोसंरचना का, शिक्षकों का और सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहे, यानी विद्यार्थी बगैर तनाव के उस कैंपस में आए, ये सारा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आज की डेट में अगर आप ऐसे स्कूल खड़े कर देंगे सर जो प्राइवेट को टक्कर दें, तो सरकार क्या 100% सोच रही है कि हम ऐसे हर एक बच्चे को ऐसे स्कूल दे सकें? ये बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि बच्चा प्राइवेट की तरफ इसीलिए जाता है, उसको लगता है कि वहां ज्यादा बेहतर शिक्षा मुझे मिलेगी। देखिए, हाँ, मेरी मान्यता ये है कि शिक्षा समाज का काम है। भारत में मैंने जिन 7 लाख गुरुकुलों का उल्लेख किया था, उस 7 लाख गुरुकुल सरकार नहीं चलाते थे। कौन चलाता था? समाज चलाता था। और हम शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ थे, दुनिया को ज्ञान देने वाले देश थे। इसका मतलब हमारी शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ थी। अंग्रेजों ने उसको सरकारीकरण किया है, अंग्रेजों ने उस पर उस ओर बढ़ा है। आजादी के बाद भी हमने उसी क्रम को बनाया। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट जो लोग आते हैं, यानी जिसके पास, मैं उसको सोसाइटी कहता हूं, समाज कहता हूं। ये निजी शब्द और प्राइवेट शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ये सोसाइटी के पैसा, समाज का पैसा शिक्षा में दान के रूप में आ रहा है, इसलिए वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी सहभागिता है। इसलिए उनको कोई बंद करने का उद्देश्य नहीं, उनको तो और प्रोत्साहित करके सरकार के साथ एक बराबरी में हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की भी आ जाए, यानी समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। एक बड़ा वातावरण देश में बना है कि भाई ये शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। हाँ, मैं सब लोगों से जो ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय चलाते हैं उनसे यही कहता हूं कि अपने पर ये कलंक मत लगने दो। हाँ, कि हम शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। हम समाज के लिए दे रहे हैं, हम हमारे देश के बच्चों के भविष्य निर्माण करने के लिए हम शिक्षा दान में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस भाव के साथ आप संस्थान चलाओगे तो ईश्वर आपको सफलता भी देगा, पैसा भी आएगा और आपको यश भी मिलेगा। क्योंकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी रहे और अब उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ड्रॉप आउट बड़ी समस्या। अभी हाल में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई कुर्सी उतनी प्यारी नहीं है, ये ड्रॉप आउट रुकना चाहिए, बच्चे बेहतर बनने चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पिछले 10 साल में 30 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका ड्रॉप आउट हुआ है। देखिए, हमारे देश का जरा जो भूगोलिक दृष्टि से देखेंगे, बाकी कामकाज की दृष्टि से अलग अलग प्रकार का। मध्य प्रदेश भी विविधता भरा प्रदेश है। झाबुआ में बच्चा अपने अभिभावक कहीं काम करने चले जाते हैं तो स्कूल छोड़ के चले जाता है। हमारे इधर गांव में कई पन्नी बीनने का काम करते हैं, कोई लोहा कूटा जिनको बोलते हैं, वो सब लोग अपनी भूमि छोड़ करके कुछ न कुछ व्यवसाय करने पेट के लिए, वो सारे अपने बच्चों को साथ में लेकर आ जाते हैं। ऐसी कई सारी कठिनाई। लेकिन एक बड़ी और कठिनाई है, इस देश में बहुत सारे बच्चे जो सरकार की व्यवस्था से पंजीकृत संस्थान नहीं है उनमें चल रहे हैं, वो लोगों का पंजीकरण नहीं कराते हैं, सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। विशेष करके मदरसों में ऐसा होता है। इस प्रदेश ने जब ये कहा कि हम सभी बच्चों के लिए 5वीं और 8वीं के बोर्ड की परीक्षा करेंगे, मैं जब स्कूल शिक्षा मंत्री था, बहुत लोगों ने विरोध किया। हमने कहा आप इससे घबराइए मत, आप जरा आइए ना मैदान में, कंपटीशन में आइए। सरकारी स्कूल भी आ रहे हैं, प्राइवेट भी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने मदरसों को भी जोड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि 2700 मदरसों में से केवल 1000 मदरसे के बच्चों को हमारे परीक्षा में बैठाया गया था। ऐसे बहुत सारे चलाते हैं। वो भी हमारा ये कहना है कि आप भी शिक्षा दे रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो तो सरकार के साथ पंजीकृत करो, सरकार के साथ सहयोग करो और सरकार के आंकड़े में अपना आंकड़ा मिलाओ ना। आपके बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो, कैसी भी शिक्षा दे रहे हो, धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो आप अशिक्षित ही हो रहे हो। ये भी एक बड़ा आंकड़ा जो अंतर का है वो आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कि मध्य प्रदेश के जब हम बोर्ड के रिजल्ट देखते हैं और जब हम सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट देखते हैं और जो अब कट ऑफ जाती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, वहां मध्य प्रदेश के बच्चे कैसे उनको फेस करेंगे? क्योंकि यहाँ अभी भी 60%, 65%, 99% जा रहा है। आपका कहना सही है। हम बेसिक रूप से जो कमजोर राज्य होते हैं एजुकेशन के मामले में, उसमें हमारी गिनती होती है। हमको वैसा विचार करना पड़ेगा। जो बच्चे अच्छे हो सकते हैं उनको अच्छे ऊंचाई की ओर ले जाना, तो उनको ऐसी सुविधा देनी पड़ेगी, जिस पर हमने काम प्रारंभ किया है।
और जो बच्चे केवल रोजगार के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको रोजगार देने की व्यवस्था अपने एक स्तर पर देना पड़ेगी। हर व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है, हर व्यक्ति आईएएस नहीं हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन सब अध्ययन करके कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए जितना शिक्षा आवश्यक है, जितना रोजगार उन्मुखी उनको पाठ्यक्रम पढ़ाना जरूरत है, उतना वो करते हुए बाकी लोगों के लिए जो आगे बढ़ने का जिनमें एक प्रकार की चांस है, उनको सरकार को पूरा समर्थता के साथ उनके खड़े रह करके और मध्य प्रदेश को एक राष्ट्रीय स्तर की सूची के साथ में कंपटीशन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 2-3 साल में हम उस स्थान में पहुंचने वाले हैं। चलिए, उम्मीद है कि मध्य प्रदेश भी अग्रिम राज्यों में आएगा शिक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया उच्च शिक्षा मंत्री, और बहुत बेबाकी से आज सारे जवाब भी दिए हैं और अपनी राय भी रखी है। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के एजुकेशन में अगले जो 4-5 साल हैं वो बहुत अहम रहेंगे और उसमें इंदर सिंह परमार की जो भूमिका है वो काफी अहम रहने वाली है। फिलहाल इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।